स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट शिक्षा पर। आज हम एक चैप्टर लेकर के आए हैं आपके सामने जो फिजिक्स का है और क्लास 12th का है और ये रिवीजन है और मैं इसमें रिवीजन में इस चैप्टर को अभी पूरा का पूरा कंप्लीट करके रहूँगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लेंथी रहेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर आपको इसका नोट्स चाहिएगा तो आप हमारी वेबसाइट में यहाँ पर एक्सेलेंट शिक्षा में आकर के क्लास 12th में जाकर के फिजिक्स वाले सेक्शन में इसको देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट चलता हूँ आपको टॉपिक्स की ओर लेकर के। तो ये है हमारे पास क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर 14 एंड इसमें हम इसका फुल रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर में ये हेडिंग्स हैं, ये मैंने सब यहाँ पर स्टोर करके रख लिए हैं। ठीक है, एक एक हेडिंग को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो पहले ही बता रहा हूँ वीडियो लेंथी होगी, आप बिल्कुल भी इधर उधर भागने की कोशिश ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक बढ़िया सी हेडिंग ले लेता हूँ। मैंने ग्रीन ले लिया और मैं बता देता हूँ इसमें से कौन कौन सी पेपर में बहुत ज़्यादा बार पेपर में आती रहती हैं। तो द्रव्यमान परमाणु मात्रक, ये परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी AMU, ये बहुत बार पेपर में आया है। और नाभिक की द्रव्यमान अक्षत एवं बंधन ऊर्जा, ये भी बहुत बार पेपर में आया है। और मैं बता दूं आपको बंधन ऊर्जा वक्र, ये तो पेपर में आता ही रहता है, 2 से लेकर के 3 नंबर में बहुत बार आया है। ठीक है, और ये एक एक नंबर की या फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आते रहे हैं। नाभिकीय विखंडन भी आपका 1 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया आपकी नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों अभिक्रिया 1-1 नंबर में या 2-2 नंबर में बहुत बार पेपर में आई है। ठीक है, क्रांतिक आकार, क्रांतिक द्रव्यमान, क्रांतिक, ये सब चीजें इसमें बहुत बार पूछी गई हैं पेपर में। रेडियो एक्टिव विघटन तथा नाभिकीय विघटन में अंतर, ये भी आया है पेपर में। ठीक है, इसके छोटे छोटे पॉइंट आपको बताऊंगा, कौन कौन से पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं और कौन कौन से नहीं याद रखने हैं। नाभिकीय संलयन तो नहीं आया, बहुत कम आया है, लेकिन सूर्य की ऊर्जा का कारण ये आपका नाभिकीय संलयन होता है, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये आपका पेपर में बहुत बार आया है। तो बेसिकली नाभिकीय संलयन ही आया है। ठीक है, तो चलते हैं एक एक हेडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ वीडियो लेंथी रहेगा, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलते हैं पहले टॉपिक की ओर। तो यहां पर जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो है नाभिकीय बंधन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। देखो, आप लोगों ने सुना होगा आइंस्टीन के बारे में। आइंस्टीन एक वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। तो आइंस्टीन ने एक समीकरण दी थी E=mc²। तो यहां पर E आपका क्या था, ये था आपका एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मतलब पता है आपको ऊर्जा। और M क्या था आपका यहाँ पर मास, यानी आपका ये क्या था भाई द्रव्यमान। और C आपका क्या था, प्रकाश का निर्वात में वेग, प्रकाश का चाल, प्रकाश की चाल बोलते हैं, प्रकाश की नहीं, प्रकाश का पता ही आपको लाइट स्पीड बोलते हैं जिसको, इसको C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसने क्या बताया, आइंस्टीन ने क्या बताया, आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक ही रूप हैं। उसने बताया कि दोनों एक ही ऊर्जा के क्या है भाई, रूप हैं। आप द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्यमान में प्रदर्शित मतलब परिवर्तित कर सकते हैं। बस ये इतना ही आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों ऊर्जा के एक ही रूप हैं। ठीक है, द्रव्यमान और दूसरा आपका क्या है, ऊर्जा, दोनों एक ही चीज हैं। आप द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और ऊर्जा को आप द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, बस यही इसने बताया। और इस समीकरण को क्या कहते हैं, इस समीकरण को आप याद रखना, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ज्यादा फालतू आपको ध्यान नहीं देना है, बस जितना मैंने आपको बताया इतना आप जरूर एक बार माइंड सेट में अपने सेटल कर लें। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास परमाणु द्रव्यमान मात्रक। इंपॉर्टेंट हेडिंग है और बहुत बार पेपर में पूछी गई। शॉर्ट में इसको A.M.U भी लिख देते हैं, कभी कभी पेपर में लिख देते हैं। AMU से आप क्या समझते हैं? तो AMU का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। A का मतलब होता है एटॉमिक, ठीक है, M का मतलब होता है मास और U का मतलब क्या होता है, यूनिट। U का मतलब क्या होता है भाई, यूनिट। तो AMU का मतलब क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट। तो यहां से क्लियर हो गया, इसको एटॉमिक को क्या बोलते हैं, परमाणु, मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, और मात्रक किसको बोलते हैं, यूनिट को। तो ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात आती है इसकी परिभाषा की। तो इसकी परिभाषा दी जाती है कार्बन के ऊपर। तो कार्बन 6C12 पे, बिल्कुल आसान इसकी परिभाषा है, एक ही बार में आपकी याद हो जाएगी। इसमें क्या बताया गया है कि एक AMU, बिल्कुल इजी बता रहा हूं, एक AMU है ना,
वो कार्बन के परमाणु के यानी कार्बन के परमाणु के 6 से 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। बिल्कुल आसान है, द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है, 12वें भाग के बराबर होता है। मतलब जितना इसका द्रव्यमान होगा उसका जो 12वां भाग होगा, 12 से भाग देने के बाद उसका जो 12वां भाग होगा उसके बराबर हमारे पास क्या होगा भाई, 1 AMU होगा। कितना होगा, 1 AMU होगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर अगर हम इसको सोल्व करके देखेंगे तो थोड़ा सा और अगर हम इसको सोल्व करके देख लें तो सोल्व कैसे करोगे आप लोग इसको, भाई यहां पर थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, हम लिख लेते हैं भाई 1 AMU बराबर, हमने क्या करा अभी 6 से 12 का कितना भाग यानी 12वां भाग। तो अभी अगर मैं इसको सोल्व करके देखूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा भाई 1/12 और भाई कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो पता होना चाहिए आपको कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान भाई 12 होता है, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई n आ जाएगा, 1/n। n हमारे पास क्या होता है आपको पता होना चाहिए, n हमारे पास होता है भाई नॉर्मल संख्या, n का मान हमारे पास होता है भाई 6.02 गुणा 10⁻23। ये हमारे पास परमाणु होते हैं इसके अंदर, या फिर आप कुछ भी एक संख्या होती है, बता दूंगा आपको क्या होती है बाद में। तो इसको इससे काट देंगे तो जब इसके भाग दी जाएगी तो भाग देने के बाद भाग किससे देंगे, तो इसके देंगे 1/6.023 होता है और गुणा 10 की पावर कितना होता है 23। ठीक है, गुणा कितना होता है 10 की पावर 23। यहाँ पे एक गलती हो रही है, आप देख रहे होगी यहाँ पे एक गलती हो रही है। वो गलती पता क्या हो रही है, ये पावर आपकी नीचे ही आएगी, ये पावर आपकी कहाँ पे आएगी भाई नीचे ही आएगी, क्योंकि अभी हमने ये नीचे रखा है। ठीक है, 10 की पावर कितना 23। तो इसको काट करके जो आपका मान आएगा ना वो मान आएगा 1.66 गुणा 10 की पावर आपका माइनस का कितना आ जाएगा 27 किलोग्राम। आपने कभी कभी सुना होगा कि ये पॉजिट्रॉन का भी मान होता है। पॉजिट्रॉन मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान भी इतना ही लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो 1 AMU का मान पता लग गया ना आपको, ये याद रखना है आपको, ये किलोग्राम में होता है। ठीक है, तो 1 AMU बहुत आसान है। आप इसको एक बार फिर से बताता हूं भाई, कार्बन 612 का जितना भी द्रव्यमान होगा उसका 12वां भाग जो होगा ना वो आपका 1 AMU के बराबर होगा। इसका मान कितना होता है 1.66 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। आप इसको जरूर याद करें भाई, इंपॉर्टेंट हेडिंग है। थोड़ा आगे चलते हैं, अगली हेडिंग है हमारे पास नाभिकीय द्रव्यमान अक्षतीय और बंधन ऊर्जा। देखो इसमें दो टॉपिक हैं, एक तो हमारे पास है भाई द्रव्यमान अक्षतीय, दूसरा हमारे पास है भाई बंधन ऊर्जा। दोनों को आप आराम से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, किसकी, द्रव्यमान अक्षतीय की। आप बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करें। देखो कितना आसान है। द्रव्यमान अक्षतीय का मतलब है, देखो अगर किसी भी परमाणु को आप लेकर के चलोगे, किसी भी परमाणु को लेकर के चलोगे तो उसके अंदर दो भाग मिलेंगे आपको। कोई भी परमाणु अगर आपका है ना, कोई भी आपका कण है जिसके अंदर हमारे पास दो भाग होंगे, एक तुम्हारे पास क्या होगा भाई उसके न्यूक्लियन में, एक तुम्हारे पास क्या होगा भाई प्रोटॉन, और दूसरा हमारे पास भाई इसके अंदर क्या होगा भाई न्यूट्रॉन। दूसरा हमारे पास क्या होगा भाई न्यूट्रॉन। हम इस पूरे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं टोटल इसका द्रव्यमान लेकर के चलो भाई, टोटल मान लो इसका द्रव्यमान m है, तो हमारे पास ध्यान रखना जो इसका टोटल द्रव्यमान होगा ना वो हमेशा वो प्रोटॉन प्लस, अगर मैं किसकी बात करूं न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से हमेशा क्या होगा भाई कम होगा। क्या होगा भाई, यो हमेशा क्या होगा भाई, यो हमेशा कम होगा, यो क्या होगा हमेशा ज्यादा होगा। जो द्रव्यमान अक्षतीय का कॉन्सेप्ट है वो यहां पर बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो द्रव्यमान का जो टोटल होगा वो हमेशा उसके द्रव्यमान से क्या होगा भाई ज्यादा होगा, और ये द्रव्यमान हमेशा इससे क्या होगा भाई कम होगा। तो ये जितना इसका अंतर है, ये जितना क्या है भाई इसका अंतर है, जितना भी इसको हम क्या बोल रहे हैं भाई अंतर है, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई द्रव्यमान अक्षतीय बोलते हैं, द्रव्यमान अक्षतीय बोलते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इन दोनों का जो द्रव्यमान होगा ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, उसका जो योग होगा वो हमेशा इस द्रव्यमान से क्या होगा भाई ज्यादा होगा, और जब इससे ज्यादा होगा तो जितना भी इनका अंतर होगा वो अंतर हमारे पास क्या होगा भाई द्रव्यमान अक्षतीय होगा। क्या होगा, द्रव्यमान अक्षतीय। तो यहां पर लिख भी देता हूं मैं द्रव्यमान अक्षतीय। तो द्रव्यमान अक्षतीय हमारे पास क्या होगा भाई, प्रोटॉन का द्रव्यमान तो मैं यहां pm लिख देता हूं, प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मैं यहां पर nm लिख देता हूं, और भाई माइनस हमारे पास न्यूक्लियस में यहां पर nu न्यूक्लियस का द्रव्यमान लिख देता हूं। ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, ऐसा वैसा होता नहीं है फॉर्मूले में, लेकिन आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं।
अब रियल में इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा और भी अच्छा सा लगे। तो रियल में आप यहाँ पर इसको फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे वो आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें। रेड या फिर मैं ग्रीन पेंसिल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं भाई डेल्टा एम। ये डेल्टा एम का मतलब थोड़ा सा अंतर होगा, बिल्कुल छोटा सा अंतर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा भाई, पहले हम न्यूक्लियस का पूरा द्रव्यमान लेंगे जेड। जेड हम लेते हैं भाई प्रोटॉन के लिए, जेड एम पी लिख देते हैं। जेड एम मतलब मास किसका, प्रोटॉन का। फिर हम क्या कर देते हैं भाई प्लस हम यहां पर क्या करेंगे ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। और फिर यहां पे लिख दिया मैंने एम किसका, न्यूट्रॉन का। यहां पर एक बात ध्यान देने की है, ये तो हमारे पास जेड क्या होता है भाई, परमाणु क्रमांक मान करके चलते हैं। तो परमाणु क्रमांक के बराबर हमारे पास क्या होते हैं भाई, प्रोटॉन होते हैं। तो एटॉमिक मास में से हम क्या कर रहे हैं भाई, जेड घटा करके निकल रहे हैं आपके न्यूट्रॉन। तो यहां पर न्यूट्रॉन का हो गया। अब हमारे पास टोटल इसमें से किसका क्या करना है, आपको द्रव्यमान घटाना है, किसका, न्यूक्लियस का। एम एन लिख देते हैं। तो ये हमारे पास इसका रियल फॉर्मूला यहां पर देखने को मिल जाता है। आपको ये भी यहां पर लिख सकते हैं। तो ध्यान रखने की बात है कि द्रव्यमान अक्षति का मतलब क्या होता है, किसी भी द्रव्यमान अक्षति का मतलब क्या होगा, किसी भी द्रव्यमान अक्षति का मतलब होगा कि उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का कुल योग करने पर, उसका न्यूक्लियस द्रव्यमान घटाने पर जो भी आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा भाई, द्रव्यमान अक्षति होगा। थोड़ा आगे चलते हैं। एक और हेडिंग थी यहां पर बंधन ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, मैं इसको भी यहीं पर क्लियर कर देता हूं। बंधन ऊर्जा, देखो बंधन ऊर्जा को दो तरीके से याद कर सकते हैं भाई। एक तो ये होगा कि डेल्टा एम को अगर हमें ना आइंस्टीन की समीकरण से E = mc² से अगर मैं इसको ऊर्जा में चेंज कर दूं तो जितनी भी एनर्जी मिलेगी ना वो हमारे पास क्या होगी भाई, बंधन ऊर्जा होगी। जितनी भी एनर्जी मिलेगी वो हमारे पास भाई क्या होगी भाई, वो होगी बंधन ऊर्जा। क्या होगी वो, बंधन ऊर्जा। एक तो फॉर्मूला यहां से बिल्कुल इजी निकल रहा है। दूसरी इसकी परिभाषा एक दी गई है, बहुत आसान दी गई है, वो है कि किसी भी नाभिक के, मान लो ये नाभिक था ना, किसी भी नाभिक के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, किसी भी नाभिक के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अनंत दूरी तक प्रतिस्थापित, मतलब इसको अनंत दूरी पर लेकर के जाना है, इसको अनंत दूरी पर लेकर के जाना है। तो जितनी भी इसमें ऊर्जा खर्च होगी ना, वो हमारे पास जो ऊर्जा होगी वो होगी हमारे पास क्या होगी भाई, वो बंधन ऊर्जा होगी। क्या होगी वो, बंधन ऊर्जा होगी। क्लियर हो गया। थोड़ा आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इस पर आप बिल्कुल ध्यान दें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। यह हमारे पास प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ में परिवर्तन, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ में परिवर्तन। देखो यहां पर एक चीज आई है प्रति न्यूक्लियन। प्रति न्यूक्लियन का मतलब क्या है, आप किसी एक न्यूक्लियन की ऊर्जा निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उसके परमाणु क्रमांक से भाग दे देंगे, तो हमारे पास जितनी भी ऊर्जा निकल जाएगी वो क्या होगी, आपकी प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा होगी। तो आपको इसमें क्या करना है, एक तो ये पूरा का पूरा ग्राफ याद करना है, और इस ग्राफ के साथ साथ में कुछ पॉइंट है जो आपको मैं बता देता हूं। पहला पॉइंट यहां पर देखने को मिल रहा है कि देखो इसका ग्राफ में यहां पर देख सकते हैं भाई, सबका क्या मान आ रहा है, प्लस का आ रहा है। क्या आ रहा है, सबका मान प्लस का। तो सबसे पहली बात यहां पे कि बंधन ऊर्जा सबकी क्या होती है भाई, धनात्मक होती है। बंधन ऊर्जा सबकी कैसी होगी भाई, धनात्मक होती है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि 56 द्रव्यमान संख्या तथा उसके निकट द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8.8 प्रति न्यूक्लियन है। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं भाई 56 हमारे पास कहां पर है, देखो यहां पर 40 और 60 के बीच में मिलेगा। 40 और 60 के बीच में ये है ना 56, इनकी सबसे मैक्सिमम है, और वो हमारे पास है ना भाई कितनी होगी, 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सबसे ज्यादा ऊर्जा है। तीसरे पॉइंट पर आप क्या याद करेंगे, तीसरे में आप क्या करेंगे, जितने भी 56 से ज्यादा होगी उनकी क्या होगी, एनर्जी 56 से ज्यादा पे हमारे पास क्या हो रही है भाई, कम होती जा रही है। 56 से पहले भी हमारे पास, चौथे पॉइंट में आप कर सकते हैं भाई, 56 से पहले भी हमारे पास क्या हो रही है, कम होती जा रही है। पहले भी हमारे पास कम थी, और ये बाद वाले पोर्शन में भी हमारे पास क्या है भाई, कम होती जा रही है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप कम से कम इसके 4 पॉइंट आप याद कर लें, तो ये आपका पूरा का पूरा ग्राफ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है हमारे पास नाभिकीय विखंडन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, इसकी ओटो हॉर्न ने सबसे पहले खोज की थी, नाभिकीय विखंडन। इसमें ऊर्जा निकलती है, ओटो हॉर्न ने इसकी सबसे पहले खोज की थी। इससे क्या होता है, बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा विकसित होती है। आज के टाइम में नाभिकीय विखंडन के थ्रू ही हमारे पास क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है।
गांव में बिजली या फिर शहरों में बिजली वगैरह जो भी आ रही है ना, वो सब नाभिक विखंडन के थ्रू आ रही है, ठीक है। यूरेनियम का क्या करते हैं, नाभिक यूरेनियम होता है, यूरेनियम का नाभिक विखंडन करते हैं, उसके थ्रू बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो देखो, तो नाभिक विखंडन की परिभाषा क्या होगी, बहुत आसान है कि किसी भी भारी नाभिक को, किसी भी मान लो कोई भी भारी नाभिक है, ये क्या होगा भाई आपका भारी नाभिक, किसी भी भारी नाभिक को तोड़कर दो या दो से अधिक हल्के भागों में, दो या दो से किसमें हल्के भागों में तोड़ने पर, इस प्रक्रिया में को हम क्या बोलते हैं, तोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं नाभिक विखंडन बोलते हैं। इसमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, नाभिक विखंडन में बहुत सारी ऊर्जा क्या होती है भाई आपको प्राप्त होती है। दो तरीके से होती है, एक तो नाभिक विखंडन में, एक नाभिक संलयन में, दोनों में हमारे पास बहुत ज्यादा ऊर्जा क्या होती है भाई विकसित होती है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, पता लग गया। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी मैं बताता हूँ यूरेनियम 238, ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है इसका। हम क्या करते हैं भाई, यूरेनियम 238 ले लेते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 92। आप क्या करो, इसको तोड़ लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसमें क्या करेंगे भाई तोड़ लेंगे, तो हमारे पास है ना, जब तोड़ेंगे ना तो मिलेगा, एक तो मिलेगा बैरियम 148 मिलेगा, और भाई प्लस आपको मिलेगा क्रोमियम 88 प्लस आपको मिलेगा इसमें, सॉरी क्रोमियम नहीं है, ये क्रिप्टोन है, क्या है क्रिप्टोन है, प्लस मिलेंगे 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे आपको, प्लस हमारे पास क्या मिलेंगे भाई ऊर्जा मिलेगी बहुत ज्यादा। तो इसका परमाणु क्रमांक बैरियम का कितना होता है भाई, बैरियम का होता है 56, कितना होता है भाई 56, और क्रिप्टन का कितना होता है भाई 36 होता है। तो आपको ये समीकरण भी इसमें देनी पड़ेगी, पेपर में आता रहता है भाई नाभिक विखंडन के बारे में, आप इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से एक बार पढ़े। एक नंबर की इसकी बहुत बार परिभाषा मिली है, ठीक है। नाभिक विखंडन और श्रृंखला विक्रिया देखते हैं। देखो, नाभिक विखंडन में श्रृंखला विक्रिया का मतलब पता क्या, मान लो ये एक नाभिक है, देख ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये एक नाभिक है, तो जब ये टूटेगा ना तो एक भाग ये जाएगा, एक भाग हमारे पास ये आ गया, दो भाग में टूट गया, अब ये अगला भाग दो में टूटेगा, फिर ये अगला दो भाग में टूटेगा, फिर ये अगला दो भाग में टूटेगा, फिर ये अगला दो भाग में टूटेगा। तो ये है ना एक श्रृंखला विक्रिया बनेगी, एक श्रृंखला में बनती चली जाएगी, ठीक है। तो ये विक्रिया हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो हमारे पास होगी नियंत्रित, और एक हमारे पास जस्ट इसका विपरीत क्या होगा भी अनियंत्रित। देखो, नियंत्रित अभिक्रिया वो होगी जिसको हम कुछ ना कुछ कंडीशन के बाद में क्या कर लेते हैं, उसको रोक देते हैं, बिल्कुल उसको स्टॉप कर देते हैं। और नियंत्रित करने के लिए इसमें मंदक का यूज किया जाता है। मान लो ये अभिक्रिया स्टार्ट हो गई तो बीच में यहाँ पे है ना, इसको रोकने के लिए यहाँ पर मंदक यूज किया जाएगा, यहाँ पर मंदक यूज किया जाएगा, यहाँ पर मंदक यूज किया जाएगा, बहुत जगह हम क्या करेंगे बार बार मंदक यूज करेंगे, जो इसको क्या करेंगे भाई बार बार स्टॉप करने का काम करेगा, मतलब अभिक्रिया को आगे जाने से रोकने का काम करेगा। ये तो आपकी होगी नियंत्रित अभिक्रिया। और नियंत्रित अभिक्रिया में याद रखना, इसमें मंदक के यूज में बहुत सारे तत्व यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉनों द्वारा विखंडित होने के लिए इसको मतलब बार बार रोकने के लिए यूज करे जाएंगे, मंदक यूज करे जाएंगे। अभी इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको मिलेगा। अनियंत्रित में हम कुछ भी यूज नहीं करते, इसमें अभिक्रिया एक बार ऐसे टूट गया तो फिर उसके बाद है ना चेन बार बार ऐसे टूटती चली जाएगी, ठीक है। तो बार बार हमारे पास अभिक्रिया आगे बढ़ती चली जाएगी। ये हमारे पास क्या भाई अनियंत्रित अभिक्रिया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बात है हमारे पास क्रांतिक आकार तथा क्रांतिक द्रव्यमान। देखो, नाभिक विखंडन के लिए एक कम से कम नाभिक विखंडन के लिए कम से कम एक आकार निश्चित किया गया है, एक द्रव्यमान निश्चित किया गया है। अगर हम बात करें तो कम से कम उस आकार की जिस पर नाभिक अभिक्रिया स्टार्ट हो सके तो उसको बोलते हैं हम क्रांतिक आकार, और जिस पर अभिक्रिया स्टार्ट हो सके वो द्रव्यमान उसको बोलते हैं हम क्या भाई क्रांतिक द्रव्यमान। इससे कम द्रव्यमान पर ये हमारे पास है ना अभिक्रिया शुरू नहीं होगी, ध्यान रखना, इससे कम द्रव्यमान पे यह अभिक्रिया स्टार्ट नहीं होगी। क्लियर हो गया। थोड़ा आगे चलते हैं, बात करते हैं रेडियो एक्टिव विघटन और नाभिक विखंडन में अंतर। देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग लेकर के चलना पड़ेगा। देखो, रेडियो एक्टिव है ना हमारे पास, ये प्राकृतिक होती है भाई, ये प्राकृतिक घटना होती है, इसके अंदर बहुत सारे तत्व आपको मिलने जाएंगे। इसका एक अच्छा एग्जांपल बताऊं आपको, आप पहले बचपन में एक घड़ी लेते थे जिस पर हम टॉर्च मारते थे, वो कुछ देर के लिए शाइनिंग करती रहती थी, उसके अंदर रेडियम होता था, ठीक है। तो वो जो शाइनिंग करती रहती है वो रेडियम के कारण होती थी। कौन सी होती है, प्राकृतिक घटना होती है। कैसी होती है, प्राकृतिक घटना होती है। लेकिन नाभिक विखंडन हमारे पास क्या होता है भाई, कृत्रिम होता है। क्या होता है भाई, कृत्रिम। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा हमारे पास यह स्वतः होने वाली घटना है, मतलब ये अपने आप होगी, ठीक है, ये स्वतः होगी, लेकिन ये हमारे पास क्या करनी पड़ेगी, ये स्वतः नहीं होती है, हमें खुद से करनी पड़ती है, अपनी जरूरत के मुताबिक हम इसको करते हैं, लेकिन ये क्या होती है भाई स्वतः होती है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं।
इसमें अल्फा बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। अल्फा होता है भाई, बीटा होता है, और इसमें है ना गामा किरणें बहुत कम होती हैं। गामा किरणें क्या होती हैं भाई, कम होती हैं। और जबकि इसमें हमारे पास इसमें न्यूट्रॉनों की हम बमबारी करते हैं और इसमें है ना लगभग बराबर ही सब चीज निकलती हैं। इसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी से हम क्या करते हैं भाई, अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं और लगभग सारी चीजें क्या निकलती हैं इसमें भाई, बराबर ही निकलती हैं, क्योंकि बराबर बराबर उसमें टूट जाता है। अच्छा, इसमें आगे बात चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। इसमें हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में विघटन की दर को किसी भी प्रकार नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते। रेडियो एक्टिव तो आपने टॉर्च मारे, टॉर्च के बाद वो कुछ देर के बाद लाइट अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी भाई, बंद हो जाएगी। लेकिन इसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। ये आप याद रखना कि आपका नाभिकीय विखंडन क्या किया जा सकता है भाई, नियंत्रित किया जा सकता है। आप इसको 4 पॉइंट को अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, बात करते हैं नाभिकीय संलयन की। नाभिकीय संलयन का मतलब देखो, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। एक छोटा नाभिकीय है, एक छोटा नाभिकीय, अगर हम दोनों को जोड़कर एक बड़ा नाभिक बनाएंगे तो इसको बोलते हैं हम नाभिकीय संलयन। तो परिभाषा कैसे रहेगी इसकी? इसकी परिभाषा, दो हल्के नाभिकों से संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। और इसमें बहुत सारी ऊर्जा रिलीज होती है भाई, एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है इसमें। नाभिकीय संलयन के आधार पर ही सूर्य काम करता है। अभी नीचे पढ़ेंगे हम, सूर्य भी नाभिकीय संलयन के आधार पर ही काम करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, 1H2 प्लस हमारे पास 1H2। देखो ये भी हमारे पास क्या है भाई, ड्यूट्रियम, और ये हमारे पास क्या है भाई, ये ड्यूट्रियम है। ठीक है, दोनों ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम जुड़े तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1H3 बनेगा। ये बन गया आपका ट्राइटियम। और अगर मैं फिर से इसमें 1H2 ऐड कर दूं, सॉरी 1H1 कर लूं, प्रोटियम ऐड कर दूं, तो हमारे पास है ना बहुत सारी एनर्जी के साथ में 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो कितनी हाई एनर्जी इसमें निकली है। ठीक है, और वो भी कैसे, 2 और 2 4, ये 3 तो इधर चले गए और एक हमारे पास इसके पास में चला गया। ठीक है, एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा बन रही है। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा आगे चलते हैं, नाभिकीय संलयन में बहुत सारी एनर्जी निकलती है। अब बात करते हैं बस एक अच्छे से एग्जाम्पल की, और वह सूर्य का एग्जाम्पल। तो सूर्य के एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर 2 चीज सीखने को मिलती है। नंबर 1, सूर्य के अंदर जो ऊर्जा उत्सर्जित का कारण है, जो बहुत ज्यादा एनर्जी देने का कारण है, वो है भाई नाभिकीय संलयन। क्या है भाई, नाभिकीय संलयन। तो इसमें एक लिखा भी है, सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत उसमें उपस्थित हल्के नाभिकों का संलयन है। क्या है भाई, हल्के नाभिकों का संलयन है। इसके बारे में आप थोड़ा सा किताब में पढ़ सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी विक्रिया होती है, जबकि आप इसमें देख भी सकते हैं। और इसकी 1-2 आप वेब में सर्च करके देख सकते हैं भाई इसके बारे में। बस एक नंबर का क्वेश्चन आप याद रखना कि सूर्य का ऊर्जा का स्रोत हल्के नाभिकों का संलयन है। ठीक है, और इस चीज में ऊर्जा निकलती है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था। मैंने इसका क्विक रिवीजन दिया आपको, क्विक रिवीजन इसलिए दिया, आप इसको देख करके आराम से एक बार कवर कर सकते हैं। सारी हेडिंग्स मैंने आपको अच्छे से बताई, आप इनको एक बार जरूर समझने की कोशिश करें। ठीक है, जो नोट्स वगैरह होंगे तो आप वेबसाइट से जाकर के वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छी लगे तो आप चैनल को जाकर के एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।